ईरान की सड़क पर जब एक महिला एक हाथ में सिगरेट लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता के पोस्टर को आग लगाती है तो ये तस्वीर 21वीं सदी के इतिहास से किताबों में दर्ज होने वाली तस्वीर बन जाती है। ये तस्वीर है जो बता रही है कि पोस्टर सिर्फ खामनोई का नहीं जल रहा और जो सिगरेट से धुआं निकल रहा है वो ईरान को जलाने वाला है। ईरान जल रहा है। तेहरान अस्त व्यस्त हो चुका है। अफरा तफरी चारों तरफ मची है। पुलिस के सायरन गूंज रहे हैं। इजराइल अमेरिका नज़र गड़ाए बैठे हैं कि बस मौका मिले और खामनोई के साथ वही कर दें जो वेनेजुला में मादुरो के साथ किया था। लेकिन इस अगर मगर के बीच में एक तस्वीर आती है एक महिला की जो तूफान के बीच में पत्थर जैसी है। चेहरे पर नकाब नहीं, खुले बाल, और फिर सिगरेट से आयतुल्लाह खुमनोई का पोस्टर जलाती है। यहाँ दो बातें गौर करने वाली है। पहली बात, इस महिला ने ना हिजाब पहना है ना नकाब पहना है। इसके बाल हवा में लहरा रहे हैं। और ये बात हम इसीलिए हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि 2022 में इसी ईरान के अंदर एक महिला को पुलिस ने उठाकर बेरहमी से मारा और फिर मार डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके बाल खुले हुए थे। 4 बाल दिख गए थे, हिजाब ठीक से नहीं था। आज उसी देश में सुप्रीम लीडर का पोस्टर जलाया जा रहा है। वो पोस्टर जो देखना गुनाह था, छूना मौत की सज़ा थी। बिना कहे ये सिगरेट, ये धुआं, ये पोस्टर का जलना उस कहानी को बता रहा है जिससे ईरान जल रहा है। उस बदलाव को दर्शा रहा है जो 47 सालों बाद ईरान देख रहा है। वो महिला जो चीख चीख कर कह रही है खून से लथपथ होकर कि मैं डरी नहीं हूँ। 47 साल पहले मर गई थी जब तुमने आज़ादी छीनी थी। अब डर खत्म हो गया है। वो जो लाइन थी कि इतना भी मत डराओ कि डर खत्म हो जाए, वो ईरान में दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आज ईरान क्यों जल रहा है? आज ईरान में इंटरनेट की लाइन क्यों काटती है? लैंडलाइन फ़ोन क्यों बंद है? क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्या ये सिर्फ ईरानियों की लड़ाई है या फिर वेनेजुला का इसमें कोई कनेक्शन है? क्यों ऐसा है कि नेतन्याहू से लेकर डोनाल्ड ट्रंप बेताब बैठे हैं और वो ईरान जिसके पास बहुत पैसा था, तेल था, वो आज तंगहाली में, बदहाली में, बेरोजगारी में क्यों जी रहा है? क्या अमेरिका ने वही किया यहाँ पर जो बांग्लादेश में हुआ था, नेपाल में, श्रीलंका में या फिर वेनेजुला में प्रत्यक्ष तौर पर? क्या खामनोई को भी मादुरो की तरह उठा लिया जाएगा? ईरान की कहानी, ईरान की सड़क में बड़ी परतें हैं। आप एक परत उठाएंगे, एक परत और निकल आएगी। इसलिए ईरान की कहानी का सिर्फ विश्लेषण नहीं हो सकता, इसका महाविश्लेषण होना चाहिए। क्योंकि यहाँ मुद्दा सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी का नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। खबर के पीछे की खबर को समझने के लिए आज महाविश्लेषण करेंगे। इसलिए अगर आपके पास समय है तो इस वीडियो में रुकिए। अगर आपको वो झटपट हेडलाइन चाहिए तो आप कहीं और सुन लीजिए। अब जो रुक रहे हैं उनको हम बता दें कि इस वीडियो में हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको 2022 में लेकर चलेंगे, उस महिला के बारे में बताएंगे जिसकी मौत ने ईरान में विद्रोह की चिंगारी जला दी। फिर हम आपको बताएंगे कैसे मादुरो का सत्ता से हटना ईरान में लोगों को होप दे गया। फिर हम आपको बताएंगे कि अमेरिका और इजराइल को इतनी जल्दबाजी क्यों है, जिन्होंने सैंक्शंस लगाए वो आज हमदर्द क्यों बने हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे ईरानी जनता जो है वो कैसे अमेरिका और ईरानी जो तानाशाह है खमेनी, उनके बीच में सैंडविच बन गई है। हम आपको बताएंगे कैसे जब ईरान में इंटरनेट बैन है तो एलॉन मस्क ने फ्री इंटरनेट की बात कर दी है, उसके पीछे उनकी साजिश क्या है। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे खमेनी के बाद कौन होगा अगला लीडर। क्या खमेनी के बाद फिर से राजशाही लौटेगी? एआई और डिजिटल तानाशाही का भी जिक्र करेंगे क्योंकि चीन की मदद से एआई के जरिए महिलाओं को पकड़ा जा रहा है। हम आपको बताएंगे कि कैसे अल्लाह वाला झंडा हटाकर शेर वाला झंडा लहराया जा रहा है। साथ ही ये भी समझाएंगे कि आज जो जेनजी 1979 के पहले के ईरान को वापस लाना चाहती है वो ईरान कैसा था? क्या वो जन्नत था या आज के ईरान से बेहतर था इसलिए वापस चाहिए? उस ईरानी कहानी भी हम आपको समझाएंगे। और आखिर में वो सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरानी सेना जो है वो खमेनी से विद्रोह करेगी? ईरान की सेना पर क्या निर्भर करता है कि ईरान में तख्ता पलट होगा, जनता जीतेगी, अमेरिका जीतेगा या फिर खमेनी का शासन बना रहेगा? क्योंकि ईरान की फौज को वेनेजुएला की फौज मत समझिएगा, यहाँ औकात का बड़ा अंतर है। और इतने सारे सवालों का जवाब अगर आपको चाहिए तो आपको सुकून भी चाहिए। तो सुकून से अब सुनिए वहाँ से जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। पीछे चलते हैं महसा अमीनी के पास। सितंबर 2022, वहीं पर एक 22 साल की लड़की नाम महसा अमीनी, कुर्द लड़की, तेहरान की सड़कों पर वहाँ की मॉरल पुलिस ने उसे जानवरों की तरह घसीटकर उस दौर में गाड़ी में डाल दिया। उसके पास कोई हथियार नहीं था, कोई जासूसी नहीं कर रही थी। उसका कसूर उस दौर में सिर्फ इतना था कि इस 22 साल की लड़की का हिजाब जो था थोड़ा सरक गया था, सिर के बाल दिख रहे थे। इसके बाद पुलिस ले जाती है। खमेनी के शासन में उसे इतना मारा जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो कोमा में चली आती है, फिर कभी लौट नहीं पाती है।
उस वक्त शायद यहाँ पर खमेनोई के शासन को लगा था कि एक लड़की को मार दिया जाएगा तो शायद पूरा देश डर जाएगा, लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया। महसा की मौत ने ईरान के लोगों के अंदर से मौत का डर निकाल दिया। लोगों ने कहा कि अगर हिजाब ठीक से ना पहनने पर मार डालोगे तो चलो लड़कर मर जाते हैं। और आज 2026 में जब एक लड़की खुले बालों में बिना डर के सिगरेट लेकर उस पोस्टर को जला रही है तो मानो दुनिया को ये लग रहा है कि महसा अमीनी की रूह जिंदा है, हर उस ईरानी में जिसे उस दिन तकलीफ हुई थी। सरकार ने उस दिन एक महसा को मारा था, लेकिन उसी दिन लाखों बागी पैदा कर दिए थे। और आज की क्रांति उसी बेगुनाह खून का बदला है। शायद इसीलिए किसी ने सच कहा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। 22 साल की लड़की की मौत और आज ये तस्वीर। हालांकि वो चिंगारी थी, पहली माचिस थी। आज जो आग लगी है उसमें पेट्रोल डाला गया है 7 समंदर पार वेनेजुएला में जली आग से। वेनेजुएला में मादुरो का शासन था, उसके पास रूस और चीन का समर्थन था। रूस और चीन ईरान को भी समर्थन देते हैं, लेकिन जब ईरान के लोगों ने देखा कि वहां पर लोग जश्न मना रहे हैं और पुलिस उन्हें मारपीट नहीं रही है तो उन्हें हिम्मत मिल गई। ईरान में वैसे तो टीवी, सोशल मीडिया को बैन करने की कोशिश हुई है, लेकिन वीपीए हर जगह चलता है और उसी के जरिए ये सारी जानकारियां सामने आई। जब जानकारी आई तो पुराना भ्रम टूटा और हिम्मत बढ़ी और उनके जहन में सवाल आया कि अगर वेनेजुएला में ये हो सकता है तो तेहरान में क्यों नहीं? अगर मादुरो को भगाया जा सकता है तो फिर खामनियों क्यों नहीं? वेनेजुएला ने ईरानियों को सबूत दिया। इसे मनोवैज्ञानिक जीत कहा जाता है, जिसमें यकीन होने लगा कि पत्थर की दीवारें भी गिर सकती है। और यहाँ पर साथ मिला अमेरिका का, क्योंकि ये क्रांति जो है वो सिर्फ अंदर के गुस्से की नहीं है, इसे बाहर से भी बहुत समझदारी और रणनीति के साथ हवन। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है अमेरिका इजराइल की ईरान से दुश्मनी। वो दुश्मनी जो परमाणु बम की वजह से रही, क्योंकि ईरान के अंदर लोगों की क्रांति पिछले 3-4 सालों से चल रही है। लेकिन आज के दौर में जो अमेरिका या इजराइल इतना ज़्यादा हितैषी बन गया है या इतनी जल्दबाजी में है, अगर आपके जहन में ये सवाल है तो उसका जवाब है परमाणु बम। जानकारी ये बताते हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया। इजराइल अमेरिका जानते हैं कि अगर खामनियों के हाथ में परमाणु बम आ गया तो फिर उनके शासन को गिराना नामुमकिन हो जाएगा। जैसे उत्तर कोरिया में किम जोंग उन, उनके शासन को कोई नहीं छू सकता, न वहां की आवाम न अमेरिका। इसीलिए अमेरिका और इजराइल के लिए समय के खिलाफ ये दौड़ है। वो चाहते हैं कि बम बनने से पहले खामनियों का शासन गिर जाए। इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सारे प्रोटोकॉल को तोड़ दिया और वीडियो जारी करके कहा कि ईरान की जनता सुने, आप जिस दिन आज़ाद होंगे हम आपके दोस्त होंगे। इजराइल आपके साथ खड़ा है, आप संघर्ष कीजिए। अमेरिका बार बार कह रहा है कि अगर ईरानी लोगों के साथ बर्बरता हुई तो हम वहां पर कूद पड़ेंगे। यहाँ पर ये सिर्फ दोस्ती का पैगाम नहीं है, ये ईरान की फौज को इनडायरेक्टली एक मैसेज है कि खबरदार, अगर खामनियों कहने पर तुमने मारा, हम आएंगे, हम जनता के साथ हो जाएंगे, तुमको मारेंगे। बेहतर है तुम जनता के साथ हो जाओ वरना मारे जाओगे। आपको याद होगा वेनेजुएला में भी अमेरिका ने ऐसे ही किया था। वहां के शासन को, वहां के प्रशासन को, विपक्ष के नेताओं को, फौज को पैसा दिया गया था और एक धमकी दी गई थी कि या तो हमारी तरफ हो जाओ, नहीं तो जब हम आएंगे तो हम तुम पर अटैक करेंगे, तुम्हें हराएंगे और उसके बाद तुम्हें युद्धबंदी बनाकर फांसी के तख्त पर चढ़ा देंगे। अमेरिका भी बार बार यही कर रहा है इजराइल के साथ। अमेरिका भी सोशल मीडिया पर माहौल बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे ट्वीट हैं जो ईरान को लेकर आए हैं। इसका मतलब ये है कि ईरान के पुलिस वालों और सैनिकों को ये सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि भाई साहब, जहाज डूब रहा है, अब कूदने में भलाई है। हालांकि इस तस्वीर में अब अमेरिका या इजराइल को मसीहा मारने लगे तो हम आपको बता दें कि ईरान की जनता के हितैषी अमेरिका और इजराइल भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए हैं वही वजह है कि आज ईरान के अंदर लोग बाहर आए हैं। अगर आपने हमारा वेनेजुएला वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने आपको बताया था विस्तार से कि अमेरिका किसी देश में सरकार कैसे गिराता है और उसका पहला स्टेप होता है सैंक्शंस लगाना। अगर आप सैंक्शंस लगाएंगे तो सरकार कमजोर होगी और वो आम आदमी की कमर तोड़ देगा। जब आम आदमी के पेट का सवाल होता है, दवाइयों का संकट होता है, तब आम आदमी को धर्म नहीं याद आता, मजहब नहीं आता। और यही ईरान में भी हुआ। ईरान के अस्पतालों में कैंसर, अस्थमा, डायबिटीज की जीवन रक्षक दवाइयां मिल नहीं रही हैं क्योंकि बैंकिंग चैनल बंद है और ये प्रतिबंध अब उसे परेशान कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान में महंगाई जो है 50% के पार कर दी है। ईरानी जनता दो तरफ की मार झेल रही है। एक तरफ उसे अपने हक नहीं मिल रहे करंट गवर्नमेंट से, दूसरी तरफ अमेरिका जो सैंक्शंस लगा रहा है उसकी वजह से अब आर्थिक तौर पर उसकी परेशानी हो रही है। आज उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। सरकार पैसा कमाने के लोगों पर टैक्स लगा रही है जिससे लोग और नाराज होते जा रहे हैं और ये सारी वजहें घूम टहल कर मिलकर ईरान को अंदर से तोड़ रही हैं। इसी वजह से जो लोग पिछले 47-48 सालों से खामोश बैठे थे वो आज सड़कों पर आ रहे हैं।
क्योंकि अंदर की चोट को जब बाहर की भी चोट ने असर डालना शुरू किया तो फिर वो बेचैन हो उठे और उन्हें भी समझ में आया कि अपने हक के लड़ा जाए। सरकार के खिलाफ गुस्सा सातवें आसमान पे चढ़ा गया। ये अमेरिका का फॉर्मूला हर देश में है। भारत के आसपास भी जितने देश हैं वहां भी अमेरिका ने ये फॉर्मूला अपनाया है और इसीलिए आज खामनियों के पास ना आर्थिक शक्ति बची है और ना अपने लोगों की ताकत, वो ताकत जो बीते कई सालों से उनके साथ थी। अमेरिका जिस भी देश में सरकार गिराता है वहां के तानाशाह को पहले उसकी जनता से काटता है और खामनियों के साथ भी यही हो रहा है और इसी का एक बहुत बड़ा रोल है ईरान ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन और शासन का अपमान। ईरान को अंदर से तोड़ने के लिए उसे बाहर से भी कमजोर करना जरूरी था और इजराइल ने अपनी ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन के जरिए ये किया। बड़ा सिंपल फॉर्मूला था। इजराइल ईरान को लेकर मानता है कि वो ऑक्टोपस है और हमास हिजबुल्लाह उसके पैर हैं। इजराइल ने बीते 6 महीने में उसके सारे पैरों को काट डाला। गाजा में हमास को खत्म कर दिया, लेबनान में हिजबुल्लाह को साफ कर दिया, तेहरान के अंदर घुसकर हमास के लीडर को मार दिया। अब इसका असर क्या हुआ? ईरानी जनता ने देखा कि उनके सुप्रीम लीडर खमनोई, जो खुद को इस्लामिक दुनिया का रक्षक बता रहे थे, वो अपने दोस्तों को नहीं बचा पा रहे हैं। इससे सरकार की जो अभेद होने की छवि थी कि बहुत ताकतवर ईरान है, वो हार नहीं सकता, वो छवि चकनाचूर हो गई। खमनेई बूढ़े हो गए हैं, शेर बूढ़ा कमजोर दिखने लगा और जब राजा कमजोर दिखता है तो प्रजा का डर अपने आप खत्म हो जाता है। और इन सब के साथ अगर पेट पर भी वार हो जाए तो फिर सारी कहानी पलट जाती है, क्योंकि क्रांति विचारों से शुरू हो सकती है लेकिन पेट की भूख जो है वो अंजाम तक पहुंचाती है। और इसी वजह से ईरान में आजकल एक नारा गूंज रहा है, ना गाजा ना लेबनान, जान कुर्बान ईरान पे। ये नारा सरकार की विदेश नीति पर जनता के फैसले का है। ईरान दरअसल एक अमीर देश रहा है, तेल पर बैठा है, लेकिन आज वहां के लोग गरीब हैं क्योंकि सरकार ने अरबों डॉलर अपने नागरिकों के विकास पर खर्च करने की बजाय हमास के लॉकेट और यमन की जंग में फूंक दिया। और यहाँ पर एक और दर्द निकलकर सामने आया, रईस नेताओं के बिगड़े बच्चों का। ईरानी जनता ये देख रही है कि हमास में बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मुल्ला हैं उनके बच्चे अमेरिका कनाडा में फरारी चला रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। ये जो डिफरेंस है, ये असमानता बारूद बन चुकी है। यही नेपाल में भी आया था। आपको याद होगा नेपाल में भी जेनजी जो सड़क पर निकल कर आए थे वो नेपाली राजनेताओं के बच्चों की तस्वीरों को देख रहे थे और वो तस्वीरें जब देश भर में फैलाई गई तो वहां पर सारे देश का गुस्सा एक साथ आया। ईरान के अंदर भी यही है। ये आर्थिक राष्ट्रवाद है। जनता कह रही है कि भैया हमको दुनिया का ठेकेदार नहीं बनना, हमें बस अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी चाहिए, वो दे दो या हट जाओ। इसके साथ ये कहानी आती है उत्तराधिकार की जंग को लेकर, क्योंकि इस विरोध के पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक कारण है। वो है खमनेई के बाद कौन। आयतुल्ला खमनेई जो है वो 85 साल के हैं, बीमार हैं। चर्चा चल रही है कि अपने बेटे मुस्तबा खमनेई को अपना वारिस बनाना चाहते हैं और ये बात ईरानी जनता को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि 1979 की जब क्रांति हुई थी तो सबसे बड़ा वादा था राजशाही का अंत कर दिया जाएगा। जनता ने राजा उस दौर में जो थे शाह, उनको इसलिए हटाया था ताकि राजा का बेटा राजा ना बने, बाप के बाद बेटा ही गद्दी पर ना बैठे। लेकिन अब अगर खमनेई अपने बेटे को सुप्रीम लीडर बनाते हैं तो ये धार्मिक राजशाही होगी। जनता को लगेगा कि भाई साहब हमने एक राजा को हटाया और दूसरे राजा को, जो धार्मिक राजा है मुल्ला राजा, उसे बिठा दिया। वो उसी गुलामी पर ले जा रहा है जहां लोगों का भला नहीं हो रहा बल्कि एक परिवार का भला हो रहा है। दरअसल एक चिंगारी और है जिसने इस आग को भड़काया, वो है सुधारवादी राष्ट्रपति मसूद का फेल हो जाना। कुछ महीने पहले जब वो राष्ट्रपति बने तो जनता को थोड़ी उम्मीद आई थी कि शायद वो हिजाब कानून में नरमी लाएंगे या इंटरनेट को खोल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टे दमन और बढ़ गया। इससे जनता को एक बात समझ में आ गई कि ईरान में राष्ट्रपति की हैसियत शून्य है। ईरान के अंदर न खाता न बही, असली बात वही जो वहां के सुप्रीम लीडर ने कही। और जब जनता को लगा कि वोट से बदलाव नहीं आ सकता, तब उन्हें समझ में आया कि सड़क एकमात्र रास्ता है। राष्ट्रपति के फेलियर ने इस क्रांति के रास्ते को साफ कर दिया है। अब यहां से एक लड़ाई आती है सांस्कृतिक जंग की भी। विरोध प्रदर्शन के अलावा लोग अल्लाह वाला आधिकारिक झंडा हटाकर पुराना जो शेर और सूरज झंडा था उसे लहरा रहे हैं। दरअसल ये झंडा 1979 से पहले का है, प्राचीन फारसी गौरव का प्रतीक है। इसे लहराकर लोग कह रहे हैं कि उन्हें इस्लामिक रिपब्लिक नहीं बल्कि सेक्युलर ईरान चाहिए। और इस भावना के केंद्र में एक चेहरा उभर रहा है जिसका नाम है रजा पहलवी। ये ईरान के आखिरी राजा के बेटे हैं जो निर्वासन में है। प्रदर्शनों में रजा शाह के नारे लगाना ये बात बताता है कि लोग मौजूदा अराजकता से तंग आकर उस पुराने दौर के नेतृत्व की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, जो विपक्ष को एक चेहरा भी दे रहा है। अब सवाल यह है कि 1979 में क्या वो इतना अच्छा दौर था या आज इतना बुरा हो गया कि पिछला वाला अच्छा लग रहा है। क्योंकि आज की पीढ़ी जो ईरान की है, जेनजी, वो 1979 की पहले के दौर को याद कर रही है। सोशल मीडिया पर शाह के दौर की तस्वीरें वायरल की जा रही हैं, जहां पर ईरान में आज़ादी थी, महिलाएं खुलेआम घूमती थीं, लोग हंसते खेलते नाचते गाते जिंदगी को एंजॉय
कर रहे थे, वैल्यू ऑफ लाइफ ज्यादा थी। हालांकि यहाँ पर हम किसी तरह बिना झुके निष्पक्षता से आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे क्या वो दौर वाकई में जन्नत था। तो देखिए, इतिहास में अगर आप जाएंगे तो आपको इतिहास बताता है कि शाह के दौर में भी राजनीतिक दमन उनकी सीक्रेट पुलिस की तरफ से था। उस दौर में भी लोगों को जेल में डाला जाता था। अब सवाल है कि फिर आज लोग क्यों याद कर रहे हैं? उसकी कारण है तुलना। आज के हालात बहुत बुरे हैं। आज वहां पर फोर्सफुली हिजाब है, नहीं भी चॉइस तो भी पहनना पड़ेगा। इंटरनेट बैन कर दिया गया है, लैंडलाइन बैन कर दिया गया, आर्थिक तंगी आ गई। ये वजह है कि लोगों को लग रहा है कि पिछला वाला दौर बेहतर था। ये अतीत का प्रेम से ज़्यादा वर्तमान का गुस्सा है। आज के जो युवा हैं वो आज़ादी से ज़्यादा सोशल फ्रीडम को याद कर रहे हैं कि उस दौर में आज़ादी ज़्यादा थी इंडिविजुअल लोगों पे। वो वैल्यू ऑफ लाइफ को प्रायोरिटाइज कर सकते थे और माई लाइफ माई रूल्स के ज़रिए ज़िंदगी जी सकते थे, जो आज के दौर में नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि ईरान का एजेंसी जो है वो सड़कों पर है। हालांकि ईरान में सत्ता परिवर्तन क्या इतनी आसानी से हो जाएगा? ऐसा आसान तो नहीं है, क्योंकि ईरान को चाइना रूस का सपोर्ट है। सरकार की सख्ती जो चलते विरोध का तरीका जो है वो बदल दिया गया है। दिन में पुलिस की तैनाती होती है, इसलिए लोग रात के अंधेरे में प्रोटेस्ट करते हैं। तेहरान की रातों में छतों खिड़कियों से एक साथ हजारों आवाजें गूंजती हैं, ताना शाह मुर्दाबाद। अंधेरे में पता लगाना मुश्किल होता है आवाज कहां से आई है। अदृश्य विरोध इसे कहते हैं। लेकिन यहां पर अब ईरान की सरकार ने एआई से लड़ाई लड़नी शुरू कर दी है। हाँ, और इसीलिए शायद हमें ईरान की महिलाओं की हिम्मत की और दाद देनी होगी, क्योंकि वो सिर्फ पुलिस से नहीं लड़ रही बल्कि टेक्नोलॉजी से भी लड़ रही है। ईरान की सरकार ने चीन की हेल्प से सड़कों पर स्मार्ट एआई कैमरे लगाए हैं जो चेहरे पहचान लेते हैं, बिना हिजाब वाली महिलाओं को ढूंढ निकालते हैं। जब वो महिला नकाब हटाकर सिगरेट पी रही थी तो एक डिजिटल तानाशाही को भी चुनौती दे रही थी। ये इंसान और मशीन के बीच की भी लड़ाई है, और शायद इसीलिए अंधेरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए शायद ईरान में इंटरनेट सेवाओं को ठप कर दिया गया है। रिपोर्ट ये कह रही है कि अमेरिका और टेक कंपनियां स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए ईरानियों को कनेक्टेड रखने की कोशिश कर रही हैं। उनका उद्देश्य साफ है, सूचना के ब्लैकआउट को तोड़ा जाए ताकि दुनिया को ईरान की हकीकत पता चले। ये लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि डिजिटल स्पेस में भी लड़ी जा रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल, जंग में जीतेगा कौन? ईरान की जनता, खामनोई, अमेरिका, इजराइल, इलॉन मस्क, कौन? इस सवाल का जवाब बहुत हद तक निर्भर करता है वहां की सेना को लेकर। IRGC, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन संभव है? ये पूरी तरह से IRGC के रुख पर निर्भर करता है। वेनेजुएला से अलग ईरान की IRGC सिर्फ एक सेना नहीं है बल्कि एक वैचारिक और आर्थिक शक्ति है। देश की आधी अर्थव्यवस्था इसी के पास है। इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि वे आसानी से हार नहीं मानेंगे, और ऐसा हो सकता है कि ईरान में खूनी संघर्ष दिखाई पड़े। लेकिन हर सेना का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। अगर आर्थिक संकट गहराता है, निचले स्तर के सिपाहियों को लगता है कि वो अपनी ही भूखे परिवार वालों पर गोली चला रहे हैं, तो विद्रोह संभव है। अमेरिका और विपक्ष इसी दरार का इंतजार कर रहे हैं। इसमें अमेरिका का पैसा भी काम कर सकता है। जैसे वेनेजुएला में कई सारे अधिकारियों को खरीद लिया गया था। कई सारे अधिकारियों को डर दे दिया गया था कि हम तुम्हें हराएंगे, जेल में डालेंगे, तख्त पर चढ़ा देंगे, इससे पहले तुम गिव अप कर दो। कुल मिलाकर निष्कर्ष निकालें तो ईरान आज एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ सरकार है जो सत्ता बचाने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है, दूसरी तरफ जनता है जिसका डर खत्म हो चुका है। वेनेजुएला की घटनाओं ने उम्मीद जताई है, आर्थिक मजबूरियों ने लोगों को निडर बनाया है, लेकिन ईरान की सेना अभी भी ताकतवर है, उसका रुख तय करेगा। लेकिन इन सब के बीच सिगरेट पीती महिला का पोस्टर जलाना, शेर वाला झंडा ईरान में पॉपुलर होना, छतों से आ रही आवाज़ें ये बता रही हैं कि 47 साल पुरानी वाली कहानी अब बदल रही है। ईरान में सिगरेट छूता वो धुआं बता रहा है कि आग ज़बरदस्त लगी है, और इसीलिए शायद ईरान के महान कवि फिरदौसी की वो बात याद आती है जिसमें वो लिखते हैं कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो ज़हाक का अंत फरीदों के हाथों लिखा जाता है। ज़हाक हिंदी में राक्षस को कहते हैं और फरीदू नायक को। आज ईरान का हर युवा खुद को नायक मान रहा है। वो ये मान रहा है कि रात चाहे जितनी काली हो, सवेरा उसे हरा देता है। दुनिया की नज़रें फ़िलहाल तेहरान पर टिकी हैं, क्योंकि यहाँ जो कुछ होगा उसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं होगा बल्कि दुनिया भर में भी पड़ेगा। लेकिन ईरान के अंदर की कहानी सिर्फ ईरान नहीं कहानी थी है। हमारी कोशिश यही थी आपको समझाने की कि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो उनकी अपनी लड़ाई है। लेकिन क्या वो अकेले लड़ रहे हैं? क्या ये नौबत उनके अकेले लड़ने से आई है? उसका जवाब है नहीं।
राजनीति में चीज़ें जितनी स्पष्ट और सरल दिखती हैं उतनी होती नहीं है। जो होता है उसके पीछे की भी एक कहानी होती है, और इस वीडियो के माध्यम से वही कहानी हमने आपको समझाने की कोशिश की। ऐसी तमाम कहानियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ईरान के विषय को लेकर कोई आपकी राय है उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एक सवाल जो जाते जाते हम आप पर छोड़ जा रहे हैं वो ये है कि क्या अमेरिका आप पागलपन के दौर की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर देशों पर कब्जा करना उसने शुरू कर दिया है? क्योंकि वेनेजुएला, ईरान, उधर ग्रीनलैंड, भारत को लेकर टैक्स की बात करना, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका अब दुनिया को जंगल बना चुके हैं। वो जंगल जहां सिर्फ ताकत का शासन होगा। जिसके पास ताकत वो बच जाएगा, लेकिन जो कमज़ोर वो ख़त्म हो जाएगा। ईरान ताकतवर बनने के बहुत करीब है, इसीलिए ईरान में जो कुछ हो रहा है वो उसका भी नतीजा है। लेकिन क्या ये घटना सिर्फ ईरान तक रुकेगी? जवाब शायद नहीं। इसीलिए क्या हमें एक वीडियो इस पर भी बनाने की ज़रूरत है कि अमेरिका क्या दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भेज रहा है? रूस के जहाज़ को पकड़ना, चाइना को वहाँ वेनेजुएला से तेल हटा देना, भारत पर सैंक्शंस लगा देना, रशिया से सीधी लड़ाई लड़ना, ईरान पर हमला शायद जो होने वाला है, वेनेजुएला पर ऑलरेडी हो चुका है, ग्रीनलैंड, नाटो का खात्मा। क्या हमें एक वीडियो और बनाने की ज़रूरत है? अगर आपका जवाब हाँ में होगा तो शायद विस्तार से एक वीडियो और आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।